नमस्कार फ्रेंड्स। जय हिंद। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लेके आया हूँ फिजिक्स की क्लास में। जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा मास के बारे में, वॉल्यूम के बारे में और डेंसिटी के बारे में। लेकिन मास, वॉल्यूम और डेंसिटी का जो फील है ना, वो आपको शायद मालूम नहीं होगा। आज मैं आपको पूरा फील कराऊंगा कि मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और डेंसिटी क्या होता है। तो फिजिक्स में ये टर्म बहुत ही इजी आपको सुनने में लगते हैं, आपको सुनने में बहुत ही इजी लगते हैं। मास, वॉल्यूम और डेंसिटी, लेकिन रियल में बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आपको इसका फील मालूम हो जाए, डेंसिटी का फील समझ में आ जाए, डेंसिटी रियल में होता क्या है, हम समझते कैसे हैं। अगर हम किसी बच्चे से पूछे डेंसिटी क्या है, वो फर्स्ट मुझे उसका फॉर्मूला बताता है और उसका डेफिनेशन बताता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा आपसे पूछे कि भैया या दीदी बताइए डेंसिटी क्या होता है, उस टाइम पे आप शायद उसको फॉर्मूला बोल के टरका सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि बेटा अभी आपको समझने की ये उम्र नहीं। बच्चा अपने जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन आप बराबर उसको समझा नहीं पा रहे। ठीक है, तो अगर आप बच्चे को अच्छे से समझा पाते हैं तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको बहुत ही हेल्प होगा, बच्चे के लिए भी, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर मास को, वॉल्यूम को और डेंसिटी को अच्छे से आप समझते हैं, उस कंसेप्ट को आपने क्लियर करके दिमाग में रखा है, तो उसके रिगार्डिंग का न्यूमेरिकल आप 110% आप सही बना लेंगे। डेंसिटी का जो टर्म है देखने में बहुत ही इजी लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जेई एक बार डेंसिटी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हुआ है, जो कि आज के सेशन में सिर्फ हमारा थ्योरी पार्ट रहेगा। न्यूमेरिकल हम इसके अगले वीडियो में आपके लेके हम आएंगे डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी का कंसेप्ट, वॉल्यूम का कंसेप्ट और मास का कंसेप्ट मैकेनिक्स में बहुत लगता है। आपने पढ़ा है ना मैकेनिक्स, जो फिजिक्स में मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में सब चीज का यूज बहुत आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मास के बारे में, वॉल्यूम के बारे में और डेंसिटी के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा आपका मास, वॉल्यूम और डेंसिटी का जो भी कंफ्यूजन होगा, सारे कंफ्यूजन आज हम आपके क्लियर कर देने वाले हैं, विथ डायग्राम, विथ एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना मास, वॉल्यूम और डेंसिटी। तो जैसा कि मैं जानता हूं, मास, आप सभी लोग मास से परिचित हैं, मास से आप परिचित है। मास में क्या है, आप, बहुत लोग मास को वेट से कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर कर लेते हैं? वेट। लेकिन मैं आपको बता दूं, मास और वेट टोटली डिफरेंट टर्म है। मास और वेट टोटली डिफरेंट है। ठीक है, और कैसे डिफरेंट है ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज के क्लास में मास के ऊपर, कि मास क्या है। ठीक है, देखिए, हम मास की बात करें, मास होता क्या है, मास क्या होता है, तो मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर समथिंग कंटेन, समथिंग कंटेन्स, कुछ आपने कंटेन किया हुआ है। जैसे देखिए, मैं एक बॉक्स बनाता हूं छोटा सा, ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में दुनिया में जितने भी मटेरियल आप देखते हैं, जितने भी सब्सटेंस देखते हैं, जो भी मैटर आप देखते हैं, मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। सॉलिड में भी एक मॉलिक्यूल्स होगा, लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स होगा और गैस में भी मॉलिक्यूल्स होगा। इसी तरीके से अगर हमने एक सॉलिड पार्ट लिया, इसके अंदर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स कितना अटैच है, कैसा मॉलिक्यूल्स है और कितना मॉलिक्यूल्स है, इस पे डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट का मास। अगर इस हम ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर इस ऑब्जेक्ट में छोटा सा बना लो, ऐसा मैंने बना लिया, तो ऑब्वियसली इसका मास क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है फिर डेंसिटी के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी के ऊपर। इसलिए आज का जो हमारा सेशन है, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी, तीनों टर्म को हम अलग अलग पढ़ने वाले। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं मास के बारे में, मास क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं, मास क्या है, तो मास
मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर समथिंग कंटेंस। ये कितने से बना हुआ है, कितने से बना हुआ है। हाउ मच मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर, ये कितने मैटर से बना हुआ है। इसका मास आप लिख सकते हैं एम बराबर हो सकता है 1 kg का हो सकता है, या एम बराबर आप लिख सकते हैं 500 ग्राम भी बोल सकते हैं। ये सब क्या है, मास है। ठीक है, इसको मेजर कर लेंगे, पता चल जाता है मास इतना है। दूसरी बात मैं जो आपको फील कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसका फील क्या है वो देखिए। ये जो कंटेंट्स है ना मॉलिक्यूल्स के, हमारे ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा और उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, डेंसिटी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स अगर कम होगा, सब्सटेंस का जो क्रिएटिविटी है या जो कंटेंट्स किया हुआ है, बना हुआ है, और उसका मॉलिक्यूल्स अगर कम अटैच है या कम है, ऑब्वियसली उसका मास क्या होगा, कम होगा। तो मॉलिक्यूल्स से हम मास को कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए मॉलिक्यूल्स कितना है, अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स कम है तो मास कम होगा। लेकिन मैं भी आपको बता दूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, उस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कितनी है। अगर इस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा टोटली क्लोज है एक दूसरे से, ऑब्वियसली कम मॉलिक्यूल्स का भी मास ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात आपको ये समझना है मास के बारे में, कि मास जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जिसमें एक क्वांटिटी है हमारा मास। ठीक है ना, कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास क्या हमारा है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और हमारे दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं सारे स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, कि मास हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। ये मॉलिक्यूल्स से बना होता है, जितने भी हमारे मैटर है, ठीक है, वो क्या है, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से कंटेंट किया हुआ, कंटेंट से बना हुआ है, तभी उसमें कुछ ना कुछ मास होगा। मॉलिक्यूल से नहीं होगा तो मास में नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मास आप समझ रहे होंगे। मास स्केलर क्वांटिटी है, मास की एसआई यूनिट केजी होती है, मास का सिंबल हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है मास। अब हम समझेंगे, मास को ही मैं समझाने वाला हूं वेट के रिगार्डिंग, कि वेट और मास में क्या फर्क है, वेट और मास में क्या फर्क है। एक तरफ हम लिख लेते हैं मास, और एक तरफ हम लिख लेते हैं वेट। मास और वेट, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि मास क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, वेट क्या है, तो एक टाइप का फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। वेट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसलिए वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। मास में देखा जाए स्केलर क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसका ऐसा यूनिट केजी से मेजर करते हैं। और दूसरी बात, मास जो होता है कांस्टेंट होता है, वेट हमारा वेरिएबल होता है। और समझ सकते हैं आप, ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है। और एक पॉइंट दे दूं आपको, वेरिएबल है मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी होता है। किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। जी क्या है यहाँ पे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। जी, जी क्या होती है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो मुझे उम्मीद है
कि मास और वेट आप समझ गए होंगे, डिफरेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मास अलग है और वेट अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम समझेंगे वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, डिफरेंस हो गया मास एंड वेट का। चलिए, तो हम लोग समझते हैं वॉल्यूम को, समझते हैं वॉल्यूम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स के लिए। अभी आप 11th में हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सारे टर्म को समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। हमारे रियल लाइफ में भी ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे को एरिया में और वॉल्यूम में फर्क पता नहीं चलता है। आज सारे फर्क आपको मालूम हो जाएंगे, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, वॉल्यूम को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर किसी टर्म में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो आप वहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट को भी हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एरिया इंटू हाइट को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। हर शेप का अलग अलग वॉल्यूम हो सकता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास एक सिलेंडर नुमा एक शेप है, इसका कुछ न कुछ ऊपर वाले पार्ट का एरिया होगा। इसका हम लेंथ देख ले तो यहां से यहां का ये जो हाइट है, इसको हम एच बोल देते हैं। एरिया इसका कितना होगा, ए। ये पूरे पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया सभी जगह क्या मिलेगा, हमको ए मिलेगा। एरिया क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मैं आपको ये भी समझा दूंगा एरिया क्या होता है, अभी जस्ट आप टेंशन मत लीजिए। ये क्या है, एरिया ए है, यहां भी एरिया ए है, यहां भी एरिया ए। हाँ, इसका डिफर क्या कर रहा है, हाइट डिफर कर रहा है। क्या डिफर हो रहा है, हाइट। हाइट जो है इसका चेंज कर रहा है। अगर किसी घर में है, ये इसका एरिया किस पे डिपेंड करता है, तो आपको मालूम है एरिया हम निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, एल इंटू बी का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो एल इंटू बी था, एल इंटू बी की जगह पे ने क्या लिखा था, एरिया लिखा था, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। देखो, तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया के लिए फॉर्मूला होता है एल इंटू बी होता है। अगर किसी चीज का आपको लेंथ मालूम है और उसका ब्रीथ मालूम है, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन वॉल्यूम के लिए हाइट जरूरी है। हाइट नहीं होगा, आप उसका वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, जैसे आपने देखा, एक घर हम ले लेते हैं, एक छोटा सा इस शेप का मान लीजिए कि एक घर है। ठीक है, इस घर में देखिए, अगर मैं इसका ये लंबाई हो गया, ये इसका लंबाई है और इसका चौड़ाई है। ठीक है, फिर ये लंबाई चौड़ाई दिख रहा है, इसको थोड़ा 3 डायमेंशनल आप समझने की कोशिश करेंगे, 3D में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो हाइट भी तो यही होगा इसका। अगर पीछे शेप से मैं डायग्राम एक ड्रॉ कर दूं इस टाइप से, इस टाइप से समझिए आप, अभी आप ये अंदर में भी सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, ये थोड़ा 3D टाइप का फिगर आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका क्या है, ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट इसका हम एरिया बोल सकते हैं। इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ऊपर वाला पार्ट में देखो आपको हाइट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाइट मिल रहा है, ये एच मिल रहा है, ये वाला इसका एल हो गया, ये वाला पार्ट इसका बी हो गया। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम अगर मैं बोलूँ कि नहीं, ये आपका एरिया तो है, इतना है, इस रूम का एरिया कितना है, इतना इस रूम का एरिया है। ऊपर वाला पार्ट जब हम आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम मिलेगा। अगर मैं हाइट को कम कर दूंगा तो आप क्या बोल सकते हैं, इस रूम में एरिया तो है लेकिन वॉल्यूम रूम का क्या है, कम है। रूम का वॉल्यूम क्या है, कम है। अगर इस हाइट को मैं बढ़ा दूं और ऊपर तक लेके जाऊं, फिर आप क्या बोलेंगे, नहीं इस रूम का एरिया भी ठीक है और इस रूम का वॉल्यूम भी ठीक है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, जो स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, जो भी आपका शेप है या जो भी आपका कंटेनर है या कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी जब ये वाटर में रखने के बाद, किसी फ्लूइड में रखने के बाद,
कहीं पे रखने के बाद जो जगह ऑक्युपाई कर लेता है उसको क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, वॉल्यूम बोलेंगे। और उसका एरिया जो आपने देखा न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट आपको। जैसे हमने एक सिलेंडर नुमा लिया और लिक्विड में रखा उसको, अगर यहाँ का एरिया ए है तो नीचे का भी एरिया क्या मिलेगा, ए। जैसे पेन है हमारे पास में, अगर पेन सिलेंडर शेप में है, ठीक है, पूरी इसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या है, एक है। अगर यहाँ के एरिया ए है तो यहाँ भी ये मिलेगा, सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मिलेगा, ए मिलेगा। लेकिन इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर इतना ये डूब जाता है, इमर्ज्ड हो जाता है, तो ये क्या मिलेगा, इसका हाइट से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने निकल के आ गई कि वॉल्यूम जो होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है। एरिया इंटू हाइट को क्या बोलते हैं, हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो यूनिट बनता है, ऐसा यूनिट जो बनता है वो मीटर क्यूब होता है। ऐसा यूनिट वॉल्यूम का कितना होता है, मीटर क्यूब होता है। और हम डायमेंशन की बात करें v का, डायमेंशन जो होगा, लेंथ है सब, तो l पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। l पावर 3 डायमेंशन हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो गया। तो वॉल्यूम का डायमेंशन l पावर 3, ऐसा यूनिट मीटर पावर m पावर 3, m पावर क्यूब हो गया। फॉर्मूला हो गया v बराबर a इंटू एच होता है, v बराबर l इंटू b इंटू एच होता है। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, एरिया लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम भी समझ लिए। अब हम बात करेंगे डेंसिटी के। देखिए, हमारे पास में एक आप शिप देख रहे हैं, जहाज देख रहे हैं। आपने बचपन में बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। अगर हम एक लोहे की कील लेते हैं या हमने एक बॉल लिया, बॉल पानी में डालेंगे तो वो डूब जाता है। लेकिन एक लकड़ी का बना हुआ नाव, वो पानी में आराम से तैर सकता है, आराम से स्विमिंग कर सकता है ना। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जो छोटी सी कील है वो पानी में ऐसे रखेंगे आप, फट से डूब जाएगा। लेकिन जो जहाज देख रहे हैं ना, जो शिप देख रहे हैं, ये शिप भी कैसा बना होगा, मेटल का बना होगा, आयरन का बना होगा। बहुत सारे इसमें देखने से इतना भारी लग रहा है, फिर भी ये डूबता पानी में नहीं। आप इसको अच्छे से समझेंगे, इतना स्पेस होता है इसके अंदर में कि स्विमिंग पूल भी मिलता है अंदर में, मॉल मिलता है अंदर में, खाने के बहुत सारे 5 स्टार होटल मिल सकते हैं आपको यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, और आप 6 महीने साल भर आप इसमें आराम से रह सकते हैं। इतना जो हमारा क्रूज होता है या हमारा शिप होता है, इतना लग्जरियस होता है, इसमें लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो समझना है कि इससे कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप देखेंगे। मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है बट इस जहाज पानी में तैरते रहता है। सबके पीछे क्या है, दो चीज का खेल है, एक है डेंसिटी और एक है वॉल्यूम का खेल है। बनाने वाले इंजीनियर इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे डिजाइन करते हैं कि देखो, जब तक किसी चीज का डेंसिटी अगर ज्यादा रहेगा ना तो फट से पानी में डूब जाएगा। अगर उसकी डेंसिटी को हम कम कर दे तो पानी में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, पानी में तैरेगा। सही बात है। अब देखो, यहाँ एक बोट है, एक ऐसा बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी हम डालेंगे, सिंपल लकड़ी का लट्ठा डालेंगे, पानी में फट से डूब जाएगा। लेकिन ये लकड़ी का जो नाव देख रहे हैं, डूबता नहीं है। इसका कुछ पार्ट नीचे का ये पानी में डूबता जरूर है, पानी यहाँ तक आ सकता है, ये पूरा नहीं डूबेगा। पूरा तभी डूबेगा जब इस पे ओवरलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाने के कारण ये डूब सकता है। या इस नाव में अगर हम होल कर दे और नीचे से पानी ऊपर जाना शुरू कर देगा, फिर ये डूब सकता है। तो डूबने के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको समझाना है यहाँ पे, आपको डेंसिटी समझाना है, वॉल्यूम समझाना है। ठीक है, अगर ये लोहे की कील को आप देखेंगे तो इसकी डेंसिटी जो है, जो रहेगा तो डेंसिटी वही रहेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम कम कर दिया गया है। वॉल्यूम क्या है, कम कर दिया गया है। जहाज के शेप में ऐसा किया गया है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो उठा के रखा गया है, इस स्ट्रक्चर को उठा के रखा गया है। नीचे के पार्ट को क्या है, पानी में, वाटर में या समुद्र में जो लेयर है वो कम हो, और इसका ऐसा कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। कैसा कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, इस टाइप से, कम पार्ट पानी में हो और ज्यादा पार्ट ऐसा हो, इस टाइप से हो। क्या होगा, वेट इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इसका वेट इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और ये बैलेंस होके एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के बाद, कौन सा कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के बाद ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा या स्विम करेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब हो गया एफ नेट बराबर 0 होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा। दुनिया में जितने भी बॉडी है,
सब बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट पे रहेगा या बॉडी मोशन करेगा। कोई भी बॉडी रेस्ट पे है उसके पीछे का भी लॉजिक यही है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, या बॉडी मोशन कर रही है उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि बॉडी कौन से कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। डेट मीन्स कि एफ नेट उसके ऊपर क्या है, जीरो है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप मुझे पढ़ा रहे हो डेंसिटी और बात कर रहे हो फोर्स का, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि जो कील है पानी में डूब जाती है और ये जो जहाज है पानी में तैरने लगता है, इसको समझना जरूरी है। देखो जैसे ही जहाज आएगा तो जहाज का अपना एक फोर्स लगेगा, W बराबर mg लगता है। जहाज जितना फोर्स नीचे लगाएगा, ये फ्लूइड या पानी जो है समुद्र का, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, बोलते हैं U। पानी का एक खास बात होता है, एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। आप पानी में, बाल्टी में आप हाथ डालोगे नीचे में तो बाल्टी का जो पानी है आपके ऊपर हाथ में एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट बोलते हैं। फॉर्मूला बनता है वी रो जी का। क्या बनता है फॉर्मूला, वी रो जी का बनता है फॉर्मूला, ठीक है। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स W, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तभी जहाज तैर सकता है, पानी में चल सकता है। एक रीजन फोर्स वाली हो गई। दूसरी रीजन मुझे ये समझाना था कि डेंसिटी के बारे में, इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, लेकिन जो भी फ्लोट करता है बॉडी उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बनाने वाले इंजीनियर इसका जो डिजाइन करते हैं इसमें बहुत तरह तरह के मटेरियल का यूज करते हैं, खासकर वैसे मटेरियल का जिसका डेंसिटी कम हो लेकिन वो मजबूत हो, डेंसिटी कम हो लेकिन वो मजबूत हो, ऐसे चीजों का इसमें ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो पानी की डेंसिटी से उसका डेंसिटी क्या रहे, कम रहे, और कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाता है कि वॉल्यूम इसका ज्यादा रहे, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो आराम से फ्लोट कर सकता है। इसीलिए ये बॉल देखेंगे आप, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, पानी में फट से डूब जाता है। ये भी बॉल क्या होगा, पानी में फट से डूब जाता है। एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी किसी चीज का बढ़ाते हैं तो उसका मास भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे फिर भी उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए देखो ये इतना भारी जहाज है और फॉर्मूला में देखो क्या चाहिए आपको, वी चाहिए, रो भी चाहिए, दोनों क्या मिलेगा, बढ़ के मिलेगा, सही है, बढ़ के मिलेगा, इसीलिए जहाज पानी में डूबता नहीं। मुझे समझाना था डेंसिटी, लेकिन हम थोड़ा आपको ये समझाना चाह रहे थे जिससे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है डेंसिटी पढ़ने में, ठीक है। तभी मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं डेंसिटी के बारे में। देखिए एक और जहाज था, देख सकते हैं कितना विशाल जहाज होता है। चलिए अब हम समझते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेंसिटी का सिंबल इस टाइप से होता है, इसको हम रो बोलते हैं। अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा था, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का। अगर आपको डेंसिटी किसी चीज का निकालना है तो आप मास बाई वॉल्यूम लिख सकते हैं। अगर किसी चीज का आपको वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा एम बाई रो का। ये तो फॉर्मूला आपको भी मालूम था, फिर मेरे से पढ़ने से क्या फायदा। अब देखिए, अब मेरे से पढ़ने का फायदा आपको भी यहाँ पे दिखेगा। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। क्या मतलब होता है, घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व का मतलब है घना, किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स है कितना घना है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। ये हमारा एक बॉल है, बॉल के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज्यादा अटैच है एक दूसरे से, क्या है, बहुत ज्यादा अटैच है। डेट मीन्स इसकी डेंसिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। डेंसिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। डेंसिटी क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी, ठीक है। अगर इसमें हम जैसे आपने फ्लावर देखा होगा, ये बॉल है, देखिए एक डायग्राम में आप समझिएंगे, इस डायग्राम में समझिए कि यहाँ पे देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स और नजदीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और ज्यादा हो गया है, यहाँ पे बहुत ही क्लोज हो गया है। यहाँ का डेंसिटी क्या है, हाई डेंसिटी है। यहाँ की डेंसिटी क्या है, उससे लो है। यहाँ पे डेंसिटी उससे भी लो है और यहाँ पे डेंसिटी सबसे कम है। बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स कैसा है,
मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर दूर है, पास पास नहीं है। अगर कोई मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज है और उसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डेट मीन्स उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स साथ में तो है, पास में है, लेकिन उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी डेंसिटी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, हमने बहुत सारे कॉटन ले लिए, ठीक है। अब क्या करो, सारे कॉटन को लेकर एक जगह रखो, रखने के बाद उसको बांध दो। अब बांध के उसे किसी को फेंक के मारो, क्या उसका सर फट जाएगा? नहीं फटेगा। हमने मान लिए हाफ के जी हमने ले लिया है कॉटन, हाफ के जी के कॉटन को मैंने गोल बॉल बना लिया और उसे आपको मारा, क्या आपका सर फटेगा? नहीं फटेगा। हमने पूरे मॉलिक्यूल्स को एक जगह रखा है, बांध के रखा है, क्या उसे आपका सर फटेगा? नहीं फटेगा। लेकिन अगर हमने हाफ के जी का ही हमने एक स्टोन ले लिया, पत्थर ले लिया, उससे अगर हम आपको फेंक के मारेंगे, ऑब्वियसली आपका सर फट सकता है या चोट बहुत ज्यादा लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, आधा केजी का ये भी है, आधा केजी का वो भी था, एक से सर भी नहीं फटा और एक से सर फट गया, ब्लड आना शुरू हो गया। इस केस में क्या आप देख रहे हैं कि एक की डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, एक की डेंसिटी क्या है, कम है। फिर आप बोलोगे सर हमने तो जो कॉटन लिया था वो आधा केजी लिया था, मास दोनों का बराबर है। मास बराबर है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि डेंसिटी जो आप देख रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स का आप एक साथ क्लोज कर दो, पास पास रख दो, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग बॉन्ड बना के नहीं रखा है, तो उसका डेंसिटी ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या आप स्टोन कैसे तोड़ के बाहर फेंक सकते हो? नहीं। लेकिन कॉटन जो आपने बॉल बनाया हुआ था ना कॉटन का, उसको आप निकाल के से बाहर फेंक सकते हो, उसको ऐसे हटा सकते हो ना, कॉटन को ऐसे हटा सकते हो आप, उसके मॉलिक्यूल्स को आप इजिली हटा सकते हो। लेकिन स्टोन के मॉलिक्यूल्स को आप इजिली नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज उसका जो बॉन्डिंग है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसके जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स के बीच का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हाईली कनेक्टेड है, पास में भी है और बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो जल्दी टूट नहीं सकता है। उसको तोड़ने के लिए आपको हैमर का यूज करना पड़ेगा, तब उसकी मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं। अलग भी होगा फिर भी वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसके एक एक जो मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग है बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ये है हमारा डेंसिटी, ठीक है। जैसे मैंने कॉटन का एग्जांपल लिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हम आपको कुछ फ्लावर्स दिखा रहे हैं, इस फ्लावर्स को भी हम लेके आपको फेंकेंगे, क्या चोट लगता है? नहीं लगता है। इस फ्लावर्स के पंखुड़ी को आप लेके ऐसे ऐसे फेंक के हटा सकते हो, लेकिन स्टोन का, ईंट का या किसी और सॉलिड मटेरियल का आप हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये था डेंसिटी का फील। मुझे उम्मीद है डेंसिटी आप समझ गए होंगे। इसका डेंसिटी का जो यूनिट हम लोग लिखते हैं, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। इसका यूनिट क्या बन जाएगा? ऐसा यूनिट बनता है, ऐसा यूनिट बनता है केजी पर मीटर क्यूब। आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन कितना हो जाएगा? मास का डायमेंशन कितना होता है? एम होता है। वॉल्यूम का कितना होता है? एल पावर 3 होता है। डायमेंशन हो जाएगा एम एल पावर 3 हो जाएगा। डायमेंशन कितना बनेगा? एम एल पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डायमेंशन भी मालूम हो गया, ऐसा यूनिट मालूम हो गया डेंसिटी का, क्लियर है। और आपको फील भी आ गया कि डेंसिटी एक्चुअली में होता क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डेंसिटी। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में आपको हम बताएंगे फ्लोटिंग के बारे में, बताएंगे फ्लोटिंग के अलग अलग कंडीशंस बताएंगे, और डेंसिटी के ऊपर हम बहुत सारे कुछ नोमेरिकल्स भी बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, नोमेरिकल का वीडियो, डेंसिटी के ऊपर, मास के ऊपर, अलग अलग शेप के ऊपर। डेंसिटी शेप पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, बहुत सारे हम नोमेरिकल्स लेके आएंगे। जेई के भी नोमेरिकल्स रहेंगे, नीट के रहेंगे, और अलग कॉम्पिटिटिव के भी रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।